हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति जी के बारे में, जिसमें हमने अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़ा था। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ, क्योंकि जो हमने अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़ा था वो सारे अनुच्छेद हमने डिस्कस किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ डिस्कस करेंगे। पहले हमने अनुच्छेद पढ़े थे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो उसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें और इससे पिछली वीडियो को देखना ना भूलें, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने पढ़ा था, उसमें अनुच्छेद 53 में हमने क्या पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, सिर्फ इतना हमने पढ़ा था। लेकिन अनुच्छेद 53 में एक बात और लिखी है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों से कराते हैं। यानी कि या तो वे अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करते हैं या फिर अपने अधीनस्थों जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे वो करवाते हैं। तो किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ, पॉकेट वीटो या वीटो शक्तियाँ और स्वविवेक शक्तियाँ। तो ये कुल मिलाकर के 8 शक्ति हमारे पास हैं। इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो इन सब को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों में क्या आता है, जैसे कि नियुक्ति की शक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, सभी राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, या उपराज्यपाल की भी नियुक्ति, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग भी कहते हैं, इनकी नियुक्ति। ये सारी नियुक्तियां किसके अंडर में होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य करों का निर्धारण, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्सेस होते हैं उनके बीच में उनका निर्धारण होता है कि किस पर कितना टैक्स और किसके द्वारा लगाया जाएगा। फिर है किसी स्थान को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, तो वो अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आता है कि किसी स्थान को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। OBC SC ST आयोग का गठन भी अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो ये सब राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें या अपने पास आप नोट करते चलें। अगला देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में क्या है, राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। आपने यदि संसद के बारे में पढ़ा है तो आपने संसद के 3 हिस्से पढ़े होंगे कि संसद के अंडर में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और तीसरे राष्ट्रपति जी आते हैं। अगर राष्ट्रपति को उसमें से हटा दिया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के उसे हम संसद नहीं कह सकते। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। बिल या विधेयक पर हस्ताक्षर, जितने भी विधेयक पास होते हैं, बिल पास होते हैं, उन सब पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जो संशोधन और संचित निधि से संबंधित, यानी जो धन विधेयक होते हैं संचित निधि से संबंधित, उन पर पहले राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी बाद में स्वीकृति मिलती है। लेकिन बाकी जो बिल होते हैं वो पहले लोकसभा या राज्यसभा में लाए जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन ये वो बिल हैं जिन पर पहले सिग्नेचर होते हैं पेश करने से पहले। फिर अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 1 2 3 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। और यदि संसद के अधिवेशन चल रहे हों तो ये अध्यादेश 6 माह तक, और यदि नहीं चल रहे हों तो 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहता है। यानी कि जो प्रभाव में रहेगा ये अध्यादेश वो 6 माह तक रहेगा। लेकिन कब, जब संसद के अधिवेशन ना चल रहे हों, और जब चल रहे हों तो 6 सप्ताह तक। इसके बाद संसद को संबोधित करने का अधिकार ये भी राष्ट्रपति को है। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित भी कर सकते हैं। संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना या संसद को भंग करना, ये अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद का सत्र बुला सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं उसकी मीटिंग को, या फिर संसद को भंग कर सकते हैं। तो ये थी विधायी शक्तियाँ। इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या आता है, संचित निधि से, यानी कि धन से संबंधित है, संचित निधि से संबंधित धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, आपको ये भी याद रखना है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 110 में। और राष्ट्रपति की इस पर पूर्व ही धन विधेयक की पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करेगा।
पूर्वी हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि पेश करने से पहले इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद ये लोकसभा में पेश किया जाता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह इसकी पुष्टि करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, और ये लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद राज्यसभा में जाता है। यानी अगर लोकसभा से पास हो जाता है तब ये राज्यसभा में जाता है, और यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर इस पर कोई निर्णय ना ले या कोई प्रतिक्रिया ना दे तो ये राज्यसभा से पारित माना जाता है। यानी कि राज्यसभा इस पर अगर कार्यवाही नहीं भी करे तब भी ये पारित माना जाएगा 14 दिन के भीतर। फिर आकस्मिक निधि, दो प्रकार की निधि होती है, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि पर जो नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है, और आकस्मिक निधि पर नियंत्रण ये किसमें है, ये अनुच्छेद 267 में है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, और बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति पेश कराते हैं। और ये जो बजट है किसके अंडर में आता है, ये अनुच्छेद 112 के अंडर में आता है। आपको ये ध्यान रखने हैं, यहाँ से 3 अनुच्छेद क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण अनुच्छेद 267, और बजट किस में आता है, अनुच्छेद 112 में। अगर बजट की जगह आपको वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बजट का ही नाम है। तो ये थी वित्तीय शक्तियाँ। इसके बाद देखते हैं हम न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में क्या आता है, न्याय से संबंधित है। सबसे पहले अनुच्छेद 72, ये आपको पता होगा कि क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति की अगर सजा कम करनी है कम करा सकते हैं, या उस सजा को माफ भी कर सकते हैं, चाहे वो मृत्युदंड की सजा हो या फिर उम्र कैद या किसी भी प्रकार की सजा हो, उस सजा को क्षमादान या उसमें कटौती कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। फिर है अनुच्छेद 143, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीश कोई भी राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, यानी कि उनसे सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। वो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कोर्ट के वरिष्ठतम या फिर मुख्य न्यायाधीश से कानूनी या न्यायिक सलाह ले सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति जी द्वारा होती है, और आपको अनुच्छेद याद रखना है अनुच्छेद 126। फिर अनुच्छेद 217, हाई कोर्ट या मुख्य उच्च न्यायालय यानी कि इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति का आपको याद रखना है। अनुच्छेद 126 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, और अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये दोनों किसके, राष्ट्रपति जी के द्वारा होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ में सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है या तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, और ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। हमने पिछली वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था। बाकी आपको याद रखना है सैन्य शक्तियाँ में कि किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है, किसी भी देश के साथ युद्ध का विराम की घोषणा करनी है, या किसी भी देश के साथ शांति की घोषणा करनी है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सैन्य शक्तियों में इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपात शक्तियाँ। आपात यानी कि इमरजेंसी होती है, वो आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध स्थिति में या देश के आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का लगाना या हटाना, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, और ये राष्ट्रपति जी द्वारा घोषित किया जाता है। तो अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है, जो तीनों आप यहाँ देख सकते हैं। पहला 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था। फिर 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक भारत और पाकिस्तान युद्ध। फिर 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक सशस्त्र विद्रोह, जब ये युद्ध चल रहा था उस समय भारत के भीतर क्या हुआ था, सशस्त्र विद्रोह यानी कि हिंसा फैलने लगी थी, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा फिर से की गई थी। तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 में क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या है, जब राज्य का शासन विफल होने पर राज्यपाल या उपराज्यपाल सिफारिश करता है तो उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और भारत में अब तक लगभग 121 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि काफ़ी बार इसका प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले ये पंजाब के पेपसू में 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक लागू हुआ था। सर्वाधिक लंबे समय तक पंजाब में लगा, जो कि 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक था। आप देख सकते हैं कितना लंबा टाइम पीरियड है ये। फिर सबसे कम समय कहाँ लगा, कर्नाटक में 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक और 1990,
यानी सिर्फ 7 दिन या 1 सप्ताह आप इसे कह सकते हैं। सर्वाधिक बार कहाँ लगा? उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, और जो 10वां यानी कि आखिरी लगा था वो लगा था 8 मार्च 2002 से 3 मार्च 2002 तक। तो आपको ये सब याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में लगाया गया था, लगभग 49 बार। आइए आगे देखते हैं। अब ये जितना भी है ये से हम मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि कितने कितने दिन किस किस में लगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगा है, तो सबसे ज़्यादा लगा है ये पंजाब में। पंजाब में आप यहाँ पर दिन देख सकते हैं कि कितने दिन का है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी कि 3510 दिन तक लगा। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सिर्फ 1700 दिन तक लगा, लेकिन 10 बार लगा, जबकि पंजाब में सिर्फ 8 बार लगा है। और अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ 996 दिन 9 बार। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर पंजाब, अगर आप इन्हें लगाना चाहें क्रम से। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं मणिपुर में लगा है, ठीक है, और यहाँ पर उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में भी है, असम में है, और यहाँ कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में और राजस्थान में। तो ये वो मेन राज्य हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जगह लगा है, और भी कई जगह लग चुका है। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी आपने हाल ही में सुना होगा, वहाँ पर भी लगा था, और अभी महाराष्ट्र में भी लगा था जब चुनाव हुए थे। तो इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपात शक्तियाँ। आपात शक्तियों में अभी हमने अनुच्छेद 352 देखा, 356 देखा, फिर आता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। ये जो वित्तीय आपातकाल है ये आपको शब्द याद रखना है कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये कब होता है? जब राष्ट्रपति जी को ऐसा प्रतीत होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को खतरा हो गया, तब वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को छोड़कर सभी पदाधिकारी और अधिकारी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती। आपको ये भी याद रखना है। तो ये सब अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, और अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होता है? किसी भी चीज़ में अपना क्या नाम है मत देना, जिसे हम मना कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जी किसी भी विधेयक या बिल पर साइन करने से मना कर देते हैं, तो वो वीटो शक्ति होती है। चलिए समझते हैं इसे। अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 111 में है कि विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है, तो आपको ये वीटो याद रखना है और एक एक करके इन्हें समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला आता है पूर्ण वीटो। मान लीजिए क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल आता है, लोकसभा द्वारा कोई भी बिल पेश किया गया कि इस बिल का जो है कानून बनना है, तो पूर्ण वीटो में क्या है? राष्ट्रपति उसे बिल्कुल मना कर सकता है कि इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा सकता, तो वो पूर्ण वीटो कहलाता है। जहाँ पर पूरी तरीके से मना कर दिया जाता है वो पूर्ण वीटो कहलाता है। लेकिन निलंबनकारी वीटो जो दूसरे नंबर पर है, निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि इस पर आंशिक रूप से मना कर दिया जाता है, यानी कि कोई प्रतिक्रिया इतनी आसानी से एकदम नहीं दी जाती है। एक बार हो सकता है कि वापस कर दिया जाए कि चेक कर करके आप दोबारा लेकर के आइएगा, तो उस पर दोबारा से सर्वे होकर चेक होता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, और दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति जी पूरी तरह से मना नहीं कर सकते। और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति जी के पास एक ऐसी पावर होती है कि इसके थ्रू अगर वो चाहें तो किसी भी बिल को उठा करके अपने पास रख लें, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दें, तो वो पॉकेट वीटो कहलाता है कि जो बिल है वो राष्ट्रपति जी की जेब में चला गया है, यानी उनकी पॉकेट में चला गया है, और वो लंबे समय तक ऐसे ही रहता है, यानी कि उस पर ना तो कोई प्रतिक्रिया वापस आती है और ना ही राष्ट्रपति जी का पता कि कब वो बिल वापस मिलेगा उनसे। और बिल्कुल ही ऐसा समझ लीजिएगा कि वो जो बिल है एक तरीके से बिल्कुल बंद भी नहीं हुआ है और ना ही उसके कभी आने की उम्मीद है। अब एक लंबा समय होता है कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब वो उस बिल को निकाल सकते हैं, वरना तो ये बिल आपका ऐसा समझ लीजिए कि उनके पास रखा रहता है। तो पूर्ण वीटो बिल्कुल मना कर दिया जाता है। निलंबनकारी वीटो में एक बार चेक करने के लिए, यानी कि आंशिक रूप से मना किया जाता है। और पॉकेट वीटो में वो जो बिल है वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति जी अपने पास रख लेते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इस पर प्रतिक्रिया मिलती है, ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, बल्कि बिल वो अपने पास ही रख लिया जाता है, इसमें आंशिक रूप से। तो ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं और ये अनुच्छेद 311 में है। आइए इसके बाद देखते हैं वीटो शक्ति या स्वयं विवेक शक्ति। स्वयं मतलब अपना और विवेक मतलब बुद्धि, जो अपनी बुद्धि से कुछ निर्णय हमें लेने होते हैं, यानी राष्ट्रपति जी को लेने होते हैं। जैसे कि हमने पीछे कई बार हमने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो हर काम मंत्रिपरिषद जी की सलाह पर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होगा।
तो कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रपति जी को खुद लेने होते हैं। जैसे यदि राय, सलाह या परामर्श देने वाला कोई उपस्थित ना हो तो स्व-विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है। यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं और इसके माध्यम से वे मंत्रिपरिषद को विधेयकों के निर्णयों के परिणामों को चेतावनी भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 78 में सब डिस्कस किया गया है। इसके बाद है जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तो वे अपने विवेक अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है किसी को बहुमत नहीं मिला हो, उस समय पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाएगी और वह अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर नियुक्त कर सकते हैं। निलंबन वीटो या पॉकेट वीटो भी विवेक की शक्ति है। यानी कि जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो निलंबन वीटो है और ये पॉकेट वीटो है, ये उन्होंने सब अपने विवेक से किया, ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर संसद के सदनों की बैठक हेतु बुलाना, संसद की बैठक को बुलाना, उनका सत्रावसान करना, ये भी हमने पीछे देखा था। तो इन सब को क्या कहेंगे हम, ये भी क्या है, ये जो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके बाद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है, 75 का 3, अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो एक मंत्री या व्यक्तिगत रूप से लिया था उस पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। लोकसभा का विघटन, यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा को भंग करना, यह हमने पीछे देखा था। तो ये सारी शक्तियाँ थी राष्ट्रपति जी की जो कि हमने डिस्कस करी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, या हो सके तो इसे आप अपने पास एक बार नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी पैट के फॉर्म भी आए हैं और पैट की तैयारी आई होप आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।